नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो सका पेश। कांग्रेस ने प्रक्रिया पर जताई आपत्ति। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, आर्थिक विकास रोकने की कोशिश। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह यादव का जताया आभार। कांग्रेस पर साधा निशाना। लगातार गतिरोध पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। सरकारी योजनाओं के फायदे के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सिर्फ पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी में ही इस्तेमाल। निजता के अधिकार पर संविधान पीठ करेगी फैसला। जजों को जमीन आवंटन मामले की गुजरात हाई कोर्ट की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई। 27 जजों को नोटिस, सरकारी एजेंसियों से भी जवाब तलब। और केंद्र सरकार ने नेस्ले इंडिया से मांगा 640 करोड़ रुपए का मुआवजा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में शिकायत। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की मांग। और आइए देखते हैं पहली खबर। सरकार की ओर से जीएसटी बिल को आज राज्यसभा में पेश करने की नाकाम कोशिश रही। कांग्रेस ने बिल को पेश करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर सरकार ने देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लाने से जुड़े इस विधेयक का पुरजोर बचाव किया और कांग्रेस पर विकास के रास्ते में रोड़ा लगाने का आरोप लगाया। सरकार की कोशिश अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी को पूरे देश में लागू करने की है। राज्यसभा में मंगलवार को भोजनावकाश के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने विधेयक पेश करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया और तीखा विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बिल पर कोई बात नहीं हुई थी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल for which no time has been allocated. No, I have confirmed it has not come in the bulletin, it has not come before the House. No time was allocated in the Business Advisory Committee, nor this issue was even discussed. So I take very strong objection to that, sir. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधेयक के पेश नहीं हो पाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया और जीएसटी को भ्रष्टाचार के साथ महंगाई से निपटने में कारगर बताकर इसकी पुरजोर वकालत की। Relating to the external affairs minister is merely a pretext. The real reason is they don't want Indian economy to grow, and that is why section after section they have been looking for one pretext or the other to make sure that the GST legislation, which will give a boost to India's GDP and economy, is not passed. लोकसभा से पारित हो चुके जीएसटी बिल पर गठित सेलेक्ट कमेटी ने इसी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि बिल पेश करने से पहले सेलेक्ट कमेटी की ओर से दिए गए असहमति के नोट पर पहले चर्चा होनी चाहिए। Rule says that if the select committee of the Rajya Sabha goes into a bill, then the report of the select committee along with its notes of dissent must be presented and discussed in the Rajya Sabha. Now they want to pass this bill without any discussion. That is the point of dispute. दरअसल पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की स्थापना से जुड़ा ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक पिछले 7 साल से लटका हुआ है। सरकार की कोशिश इसे 1 अप्रैल 2016 से देश भर में लागू करने की है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ, जीएसटी जिस तरीके से कोशिश रही है, कांग्रेस का बिल था, बीजेपी ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे ही पेश करने में लेकर अब तक तकनीकी खामी, यानी कि पेश भी नहीं कर पा रही है सरकार। कैसे आप देखती हैं, मतलब अवरोध इस हद तक अब है? देखिए, 2006 में यूपीए ने किया था, 2011 में फॉर्मली किया। आज अरुण जेटली ने आरोप भी लगाया, उस समय यूपीए कंसेंसस नहीं कर पाई। कांग्रेस कहती है कि इन्होंने अपोज किया था, बीजेपी ने उस समय। खैर, आज के अवरोध पर के प्रॉब्लम उनकी राज्यसभा है, प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, प्रॉब्लम है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, प्रॉब्लम ये भी है कि रूल्स के तहत आप डिसऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं पास कर सकते। और आज हामिद अंसारी साहब ने ये स्पष्ट किया ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद तो तुरंत बाद तो हाउस से अर्जन हो गया।
लेकिन इस सब के होते अगर बीजेपी ने नंबर्स भी ठीक ठाक कर लिए हों, अभी क्या था कि कांग्रेस लेफ्ट और अन्ना डीएमके को इसका विरोध था और बाकी रीजनल पार्टीज इसके समर्थन में आ गई थी, टीएमसी भी और जेडीयू भी और बीजेडी भी। तो अगर फिगर्स देखे जाते तो बहुत क्लोज हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री जब चेन्नई गए, जयललिता से मिले, तो कहा जाता है कि उन्होंने ये चीज उठाई कि जीएसटी पे वो समर्थन करें और रेवेन्यू लॉस जो होगा स्टेट को वो उसकी भरपूरी कर दी जाएगी, जो कि पहले ही उसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये सब होते हुए अगर 2/3 मेजॉरिटी के करीब भी हैं, पर आप हल्ले को कैसे डील करेंगे? आप डिसऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे पास करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट में हो रहा है, सरकार की तरफ से बुलडोज करने की कोशिश है और ऑपोजिशन की तरफ से बिल्कुल 1 इंच भी नहीं देना, जिसको बोलते कोई हैं, स्पेस देने को तैयार बिल्कुल नहीं करने को तैयार है। जीएसटी जैसे बिल पर क्या ये लगता है कि बिना किसी सहमति के, यानी विपक्ष को बिना भरोसे में लिए उसे पेश करने की कोशिश सरकार अगर करती तो इसके मायने क्या? क्या वो सिर्फ एक संदेश देना चाहती है व्यूअर के लिहाज से जनता को, या फिर वाकई एक मैं कहूँगी गंभीर प्रयास के तौर पर हिसाब देखती हैं? मुझे लगता है सब चीज कुल मिला के जीएसटी पे कांग्रेस मान जाती, क्योंकि उनका अपना बिल है। थोड़ी बहुत रिजर्वेशन जो उनकी हैं, जैसे कि सीताराम येचूरी कह रहे थे, अगर ये रिपोर्ट आई है इसको हाउस में पेश करके इसको पहले डिस्कस करना चाहिए, ये नॉर्मल मामला है, जिस तरह से होता है सब कुछ। लेकिन जो असली प्रॉब्लम हो गई है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट दोनों साइड के बीच में है। और कई कांग्रेस नेता तो ये कह रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि हाउस चले, वो कहते हैं कि हम ऑल पार्टी मीटिंग में जाते हैं तो सरकार की तरफ से यही होता है कि आप वापस आ जाइए हाउस में। तो आप कुछ तो प्रपोजल दीजिए, आप कुछ तो बीच बचाव करिए, बीच का रास्ता निकालिए। क्या आपको सजेस्ट करना है कि जिससे लोग वापस आ पाए? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मामला अब जीएसटी, लैंड बिल, ये सब का नहीं है। मामला सिंपली ये हो गया, बल्कि मैं तो मानती हूँ मामला हो गया मोदी वर्सेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी नहीं रहा है। पर्सनालिटियों के बीच में टसल जो है ये इतना टफ पोजीशंस हो गई हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से पहल नहीं है, उस तरफ से 1 इंच भी नहीं यील्ड करना है, और बीच बचाव करने वाली कोई पर्सनालिटी आज पार्लियामेंट में नहीं है जिसकी दोनों साइड इज्जत करें और दोनों साइड सुने उसकी बात। तो फिर सवाल ये उठता है कि इनका कि अब जो वक्त बचा है सत्र में, और जीएसटी को लेकर जिस तरीके की प्लानिंग रही है अरुण जेटली साहब की या सरकार की, मैं कहूँ, क्या भविष्य में कहूँ कि अधर में दिखता है एक बार फिर, या कल एक बार फिर से कोशिश हो सकती है और शायद इस पर कुछ मैं कहूँ कि गतिरोध को खत्म करके कांग्रेस इस मसले पर कम से कम शायद सहयोग के लिए तैयार होती दिखेगी? मुझे नहीं लगता इस समय कुछ चमत्कार हो जाए, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले 2 दिन भी इसी तरह जाएंगे। और सब लोग अब कहते हैं बिहार चुनाव की इंतजार कीजिए, उनके रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे चलेगा। ये सब उसी पे लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन पार्लियामेंट का ना चलना ये रूलिंग पार्टी को ज्यादा डैमेज करता है हमेशा, क्योंकि अब जो फीलिंग जा रही है, लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ब्लेम करें, कहेंगे कि हाउस नहीं चलने दी, और आज प्रधानमंत्री ने अपने एमपीज को बोला आप जाइए बाहर, आपको न्योता है या नहीं, आप ये समझाइए कि हमारी सरकार क्या करने जा रही थी। और इस पार्टी ने, ऑपोजिशन ने बिल्कुल होने नहीं दिया। वो तो ठीक है, आप एक पॉलिटिकल ऑफेंसिव लीजिए, वो तो समझ में आता है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इन्वेस्टर वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में क्या मैसेज जा रहा है कि सरकार नहीं चला पाई, सरकार सबको साथ लेके नहीं चल पाई, सरकार को स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की भी जो छवि थी इस सेशन से पहले और आज, उसमें फर्क तो आया ही है ना। तो कहीं ना कहीं ज्यादा डैमेज करता है। मुझे लगता है फेलियर दोनों साइड का, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप एकदम टूट गया है, जो कभी होता नहीं, एक हद तक ऑपोजिशन भी ले जाता है, फिर रूलिंग पार्टी के मैनेजर्स भी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मनाते हैं, सब होता है, कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। इस बार ऐसा दिखा नहीं बिल्कुल भी। ये एक बड़ी कमी रही है, इसका जिक्र मुलायम सिंह यादव ने भी किया कि छोटी पार्टियों को
सरकार ने तवज्जो नहीं दी और उसके बाद थोड़ी सी मैं कहूँगी बदलाव दिखा था। बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में आतंकी हमले, राष्ट्रपति अशरफ गनी का आरोप, पाकिस्तान दे रहा है आतंकियों को पनाह, शांति वार्ता मुहिम को लग सकता है धक्का। देखिए देश देशांतर, खतरे में पाक अफगान वार्ता, आज रात 8:30 बजे। ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले पर विरोध के चलते संसद की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लगातार अवरोध के लिए कांग्रेस के सांसदों पर तीखी नाराजगी जताई। उधर समाजवादी पार्टी के बाद बीजू जनता दल ने दोनों सदनों में गतिरोध के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। हालांकि सत्र में पहली बार शून्यकाल के दौरान 40 मिनट तक राज्यसभा की कार्यवाही चली। मंगलवार को मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते के दूसरे दिन भी नजारा यही रहा। दोनों ही सदनों में शुरुआत से जारी गतिरोध बरकरार है और विपक्ष ललित मोदी विवाद के साथ व्यापम घोटाले पर मंत्रियों के इस्तीफों की मांग पर अड़ा है। लोकसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। बीजेपी ने जब नियम 193 के तहत आईपीएल पर चर्चा करनी चाहिए, तो विपक्ष ने सरकार पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। वो ये चाहते हैं कि 193 में लाकर उसको डाइल्यूट करने के लिए और सिर्फ चर्चा करके डिस्पर्स होना नहीं चाहते। उसको वो मोशन मूव होने दो, चर्चा होने दो, वोटिंग होने दो, गवर्नमेंट साइड का वो मोशन। इस दौरान समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने का मुद्दा उठाया। सरकार ने कहा कि वो नियमों के तहत विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। The government is ready for discussion from the day one. Adjournment motion admission is decided by the honorable speaker. The speaker has reserved it. The speaker has reserved it. ये क्या है? What is this? What is this bulldozing? ये बुलडोजिंग नहीं चलेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हैं। 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का, ये प्रजातंत्र की हत्या है, ये प्रजातंत्र नहीं है। इस सत्र में हम देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ फैसिज्म इनसाइड द हाउस। एक कोशिश की जा रही है कि आपके पेशेंस को चुनौती दी जाए। राज्यसभा में भी व्यापम और ललित मोदी विवाद पर विपक्ष का यही रुख रहा। हालांकि कार्यवाही की शुरुआत होते ही इस मॉनसून सत्र में पहली बार 40 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। I congratulate the honorable members for partial return to normalcy. I request you to continue this during the question hour. लेकिन इसके बाद विपक्ष के भारी विरोध के चलते न तो प्रश्नकाल चल पाया और न ही सरकार जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर पाई। मॉनसून सत्र के अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गतिरोध को तोड़ने की कोशिश को लेकर मुलायम सिंह यादव की आज तारीफ की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि गतिरोध से देश के विकास पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि कांग्रेस ने संसद में जारी गतिरोध के लिए सीधे प्रधानमंत्री को ही जिम्मेदार बताया। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसद में जारी गतिरोध पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिरोध तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव की ओर से की गई कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने आभार व्यक्त किया और विशेष तौर से मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त किया और उनके साथ कई राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने ये महसूस किया है कि देश के गति को रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा प्रयास है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने संसद में लगातार विरोध प्रदर्शन करने को लेकर सोमवार को ही कांग्रेस के रवैये को गलत बताया था। प्रधानमंत्री ने संसद में गतिरोध के लिए चुनिंदा राजनीतिक दलों को जिम्मेदार भी बताया। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक सरकार विपक्षी दलों की मांगों को अनसुना कर रही है, जिसकी वजह से गतिरोध बना हुआ है। सदन में गतिरोध है, उसका कारण प्रधानमंत्री का अहंकार है और इस सरकार का राजहट। विपक्ष को दोष देना गलत बात है।
विपक्ष चाहता है सदन चले, पर सरकार की एक तरफी बात पर नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने भी गतिरोध पर चिंता जताई थी। मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के अवरोध के चलते कामकाज नहीं हो पाया और अब मॉनसून सत्र की कार्यवाही के सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। दरअसल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद पर विदेश मंत्री के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफों की मांग पर अड़े हैं, जिसकी वजह से इस सत्र में अब तक कामकाज नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद में देवघर भगदड़ के पीड़ितों के लिए मुआवजे राशि को बढ़ाने की आज मांग की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। सरकार ने कहा कि झारखंड सरकार से बातचीत के बाद इस बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा। राज्यसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर के मंदिर में हुई भगदड़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीड़ितों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। झारखंड गवर्नमेंट ने जो लोग मरे हैं उनके लिए जो है सो 2 लाख रुपये का कंपनसेशन का घोषणा किया है सर, जो बहुत कम है। कम से कम सबों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जो जांच होनी चाहिए और जो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। झारखंड सरकार को अलग से देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को दे दे तो क्या दिक्कत है? ये कहाँ लिखा हुआ कि केंद्र सरकार ने? ये आप जो कह रहे हैं कि हम वहाँ की सरकार को खाली कर देंगे कैसे? तो आप खड़े होकर कह दीजिए कि हम भी विचार कर लेंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया कि घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर बात करेगी। सरकार की ओर से कोशिश हुई थी, बाकी सरकार उसकी जांच भी कर रही है। होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बन गई है। मुआवजा के अमाउंट को बढ़ाया जाए। उन्होंने एक बात कही है, इसके बारे में हम झारखंड की सरकार का ध्यान आकर्षित कर देंगे सर, लेकिन संवेदना पर हम सभी लोग साथ साथ हैं। झारखंड के देवघर में सोमवार को भगदड़ मचने से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा घायल हो गए थे। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड अब जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सिर्फ पीडीएस, केरोसिन और एलपीजी सब्सिडी में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर संवैधानिक पीठ फैसला करेगी और यही पीठ आधार कार्ड की वैधता पर भी आखिरी फैसला करेगी। आधार कार्ड की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। साथ ही निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर भी संवैधानिक पीठ ही फैसला करेगी। जस्टिस जे चेमलेश्वर की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए ये फैसला किया है। हालांकि कानून के जानकारों का एक बड़ा तबका मानता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार निहित है। आपकी आत्मा को भी एक प्राइवेसी मिले, आपकी आत्मा को एक तरह की इंटरफियरेंस सरकार से न हो, ऐसे सब सवाल जो है उसका उन्होंने ध्यान रखते हुए हमें ये 2 गारंटी दी है। तो मेरे ख्याल से संविधान में बहुत पोजीशन क्लियर है कि राइट टू प्राइवेसी इज अनडाउटेडली एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर विस्तार से गाइडलाइंस तय की हैं। इसके तहत सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आधार कार्ड की व्यवस्था वैकल्पिक होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, केरोसिन और एलपीजी सब्सिडी में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आधार कार्ड की जानकारी साझा नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश को केंद्र सरकार टीवी, रेडियो और अखबार के जरिए जनता को बताएगी। किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, इसकी वाइड पब्लिसिटी दी जाएगी। दूसरा डायरेक्शन है कि आधार कार्ड का प्रोडक्शन किसी भी उसके लिए मैंडेटरी नहीं माना जाएगा। जो सुविधा किसी भी सिटीजन के लिए अदरवाइज अवेलेबल है, उसको आधार कार्ड नहीं होने की वजह से वो सुविधा नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में प्राइवेसी को अलग से मौलिक अधिकार नहीं बताया गया है। पिछले काफी समय से आधार की उपयोगिता पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
गुजरात हाई कोर्ट ने जजों को रिहायशी प्लॉट देने के मामले को आज बड़ी बेंच को भेज दिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को 2 पूर्व जजों की ओर से लिखी चिट्ठी को पीआईएल मानते हुए सुनवाई शुरू की थी और 27 जजों समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। गुजरात हाई कोर्ट में मंगलवार को जजों को रिहायशी प्लॉट देने में अनियमितता के मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद इसे बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया गया। बहस के दौरान वे सवाल तय किए गए जिनके आधार पर बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सोमवार को हाई कोर्ट ने प्लॉट बेचने वाले सभी 27 जजों, अहमदाबाद कलेक्टर, कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों और राजस्व विभाग को नोटिस जारी किया था और प्लॉट आवंटन से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे थे। सिटिंग जजों को या रिटायर्ड जजों को कोई भी इस तरह से जमीन सरकार नहीं दे सकते। ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और इस तरह से इन्होंने सस्ते भाव से जो जमीन सरकार से प्राप्त किया है, ये एक कांडी है। 2 पूर्व जजों ने गुजरात हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर प्लॉट आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया था और इसे जनहित याचिका मानकर मुकदमा चलाने की गुजारिश की थी। आज जो मैटर हुई उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने लार्जर बेंच को पूरा मामला दे दिया है, इसलिए अभी लार्जर बेंच बनेगी 3 जजों की, उसके अंदर डिसीजन होगा। गुजरात सरकार ने 1997 में गुजरात हाई कोर्ट के जजों के लिए सस्ते रिहायशी प्लॉट देने की योजना बनाई थी। इसके लिए जरूरी था कि जजों की एक सहकारी सोसाइटी बने, जमीन सोसाइटी को दे दी जाए और फिर उसके सदस्य जजों को जमीन योग्य तरीके से दें। 2008 में राज्य सरकार ने तय किया कि मौजूदा जजों को ही प्लॉट आवंटन हो सकता है। इसके आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्लॉट आवंटित किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल का नोटिस जारी करने के लिए अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ईडी अधिकारियों ने इस बाबत एक खत सीबीआई को भेजा है जो अब आगे इंटरपोल से नोटिस जारी करने की गुजारिश करेगी। इससे पहले आईपीएल में आर्थिक अनियमितताओं के आरोपी ललित मोदी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर अब ईडी मोदी के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में है। पीटीआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना चाहता है, जिसके अंतर्गत इंटरपोल मोदी की गिरफ्तारी कर सकता है और फिर उसे भारत प्रत्यर्पित भी किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब सड़कों पर आम हो गई है। सीपीआई ने आज राज्य में बंद रखा तो कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया। उधर संसद में भी इस मांग को लेकर आवाजें सुनाई दी। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। विरोध केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है तो मांग राज्य को विशेष दर्जा देने की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रदेश भर में बंद रखा तो कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने बंद का पुरजोर समर्थन किया। वहीं संसद में भी आवाज बुलंद की गई। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सांसदों ने शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री से मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। Entire Andhra Pradesh is agitated because the government of the day is not implementing the promises made. You approach the state government. No, this government. I'm talking about this government. The Prime Minister should categorically say that no, different ministers are giving different contradictory statements. We want that the contents of the reorganization bill. वहीं बंद के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला। विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुंटूर और कृष्णा के कई इलाकों में सड़कों पर जाम लगाया गया। बाजार काफी वक्त तक बंद रहे, जबकि यातायात में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले रविवार को तिरुपति में कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद को आग के हवाले कर दिया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर वाईएसआर कांग्रेस ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले साल तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का भरोसा दिलाया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में मैगी नूडल्स पर पाबंदी के बाद अब उससे जुड़ी कंपनी नेस्ले इंडिया की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। केंद्र सरकार ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ 640 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा पेश किया है। सरकार की ओर से आज राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में मामला दर्ज कराया गया। कंपनी पर मैगी को लेकर गलत तरीके से व्यापार करने, फर्जी लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया गया।
सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1)(d) के तहत नेस्ले इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कुछ महीने पहले ही मैगी नूडल्स में तय सीमा से ज़्यादा लेड और MSG की मात्रा पाई गई थी। स्वास्थ्य के नुकसान के मद्देनजर बाद में मैगी के उत्पादन पर पाबंदी लगा दी गई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। सोमवार को पुलवामा जिले के रत्तीनपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली और इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने सोमवार को उन्हें घेर लिया। पुलवामा में पिछले 5 दिनों में आतंकवादियों से ये दूसरी मुठभेड़ है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चयन समिति ने महिला युगल में शीर्ष वरीयता वाली सानिया मिर्जा के नाम पर मुहर लगाई। सानिया मिर्जा ने हाल ही में विंबलडन के महिला युगल का खिताब मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीता था। इससे पहले 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में अमेरिकी ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब वो जीत चुकी हैं। पिछले साल इंचियोन एशियाई खेलों में साकेत मिनेनी के साथ मिश्रित युगल का स्वर्ण और प्रार्थना थोम्बेरे के साथ महिला युगल का कांस्य पदक भी उन्होंने जीता था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। मुंबई हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले मुंबई की सीबीआई अदालत ने तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। तीस्ता सीतलवाड़ पर अपनी एनजीओ के लिए बिना सरकारी अनुमति के विदेशी चंदा लेने का आरोप है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास कई भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों से हमला किया। इधर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि पाकिस्तान इस साल 192 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप आधारित टैक्सी सर्विस ओला पर प्रतिबंध के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। कंपनी ने कंपनी पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ओला पर दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी को रेडियो टैक्सी स्कीम के निर्देश न मानने के बाद प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई सर्च इंजन कंपनी गूगल के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। पिचाई पिछले 11 साल से गूगल के साथ काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में जन्मे पिचाई ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पूर्वी इराक में दियाला प्रांत में 2 बम धमाकों में 42 लोग मारे गए। पहला धमाका दियाले की राजधानी बकुवा के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक इस आत्मघाती हमले में करीब 35 लोग मारे गए और 72 लोग घायल हुए हैं। दूसरा हमला कनान गांव में हुआ, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने रिहायशी इलाके में खुद को उड़ा दिया। हमले में 7 की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने 1971 के युद्ध से जुड़े मामले में शेख सिराजुल हक को मौत की सजा, जबकि दूसरा आरोपी खान अकरम हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने 2010 में युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए 2 स्पेशल कोर्ट गठित किए थे। बांग्लादेश में युद्ध अपराध के आरोप में अब तक 21 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। चीन ने अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्य किया है। इससे युआन डॉलर के मुकाबले 3 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक युआन के मूल्य में 1.9% की कमी की गई है। विनिमय दर बाजार के मुताबिक बनाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को सेंसेक्स 235 अंक गिरकर 27,866 अंकों पर बंद हुआ। बम्बई शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में 103 28,205 पर खुला था, लेकिन बाद में बढ़त बरकरार नहीं रख सका। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 63 अंक गिरावट के साथ 8,462 अंकों पर बंद हुआ।